तो रोज की तरह हाजिर हैं हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और यह सभी प्रश्न भारत के संवैधानिक विकास टॉपिक से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तीसरा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813 और चौथा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833। तो इसमें सही आंसर है ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में यह प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। तो यह तो तथ्य सही है, यह हमने अभी अभी डिस्कस किया है। दूसरा कथन है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यह कथन गलत है, क्योंकि उस समय जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो जो उसके पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो केवल ए पार्ट सही है, बी गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को हमें सुमेलित करना है। यहाँ पे कूट में आंसर दिया गया है, उसको मैंने मेंशन नहीं किया है हम लोग सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसी को हमने सेलेक्ट किया है। हम जितने भी अपने चैनल्स पे ये जो सीरीज चलाते हैं क्वेश्चंस की, इन सभी क्वेश्चंस ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, अपने से या किसी किताब से लिया गया ये क्वेश्चंस नहीं है। तो पहला यहाँ पे है नियंत्रण परिषद, जिसे हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। तो आप लोग को पता है कि इस परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रावधान के तहत किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय अभी अभी हमने पढ़ा कि यह नियामक अधिनियम 1773। अगला है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो यह अनुमति चार्टर एक्ट 1813 में दिया गया था। लास्ट है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। यह प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम में किया गया था और जो पहले कानूनी सदस्य नियुक्त हुए थे वो थे लॉर्ड मैकाले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? पहला है 1813 का चार्टर एक्ट। तो यह सही ऑप्शन है। 1813 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। यह भी सही है, क्योंकि यही वो कमेटी है जो कि 10 साल बाद गठित की गई, यह तय करने के लिए कि जो 1 लाख का प्रावधान किया गया है उसको किस तरह और कैसे खर्च किया जाएगा। तो ये पहला दूसरा तो सही है। तीसरा है प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। यह भी सही है, क्योंकि असल में यही वह विवाद था जिससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी पार्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? इसका सही आंसर है ए पार्ट। 1813 के चार्टर अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी भारत से केवल चाय और चीन के साथ सभी व्यापार कर सकती है। यानी चाय और चीन, इसको याद रखिएगा, उनके साथ व्यापार करने, चाय का व्यापार केवल भारत के साथ करेगी, जबकि चीन के साथ सभी वस्तुओं के व्यापार का अधिकार अभी भी कंपनी के पास था। और बाकी इंडिया में चाय के अलावा और कोई व्यापार नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब उसे काफी हद तक राजनीतिक कार्य भी करना पड़ रहा था कंपनी को। और यह और उस इसी एक्ट में यह प्रावधान था कि कंपनी को 20 साल के लिए और यहाँ पे व्यापार की अनुमति और भारत में जो वो शासन कर रही है उसकी अनुमति बढ़ा दी जाती है। फिर आता है 20 साल बाद 1833। इस चार्टर अधिनियम में अब कंपनी का जो ये अधिकार था कि चीन और चाय, भारत के साथ चाय का व्यापार वो कर सकती है, वो भी खत्म कर दिया गया। यानी 1833 के अधिनियम में कंपनी का व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया गया और 1833 से कंपनी भारत में केवल और केवल राजनीतिक कार्य में लग गई। ठीक है। फिर 1858 में जब रिवॉल्ट होता है
अ, आप जानते हैं जो भारत 1857 की क्रांति हुई थी, उस रिवॉल्ट के बाद कंपनी का यह अधिकार भी खत्म कर दिया जाता है और भारत का पूरा शासन सीधे क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत चलने लगता है। ठीक? तो यहाँ पे ये इसका फिलहाल आंसर यहाँ पे ए पार्ट रहेगा। ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये बिल्कुल सही है। ये हमने अभी अभी डिस्कस किया कि भारत के साथ चाय और चीन के साथ व्यापार। इसने इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए गए भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। यह भी बात सही है। इस एक्ट ने ब्रिटिश शासन को और सुदृढ़ किया इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, ये जो तीसरा ऑप्शन है यह अभी अभी यह सही नहीं है। यहाँ ब्रिटिश संसद दिया है। ब्रिटिश संसद के अंतर्गत जो भारत का राजस्व नियंत्रण में आया वो 1858 में। ठीक है, 1857 के क्रांति के बाद जब 1858 का जो एक्ट आया उसमें यह प्रावधान किया गया था ब्रिटिश संसद के अधीन। ठीक, तो ये पहला और दूसरा कथन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यह जो अधिनियम है जो जो संभव बनाया था वो 1833 का चार्टर एक्ट है। इसमें कुछ हद तक प्रतिनिधित्व इंडियंस को भी दिया गया था, भारतवासियों को भी कुछ हद तक प्रतिनिधित्व दिया गया इस एक्ट से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? यह शक्ति प्राप्त हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के एक्ट से। हालांकि ये जो शक्ति प्राप्त की गई थी ये बहुत ही सीमित थी। इसमें केवल यही प्रावधान था कि कोई भी जो बजट आएगा उस बजट पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन उस प्रश्न पे आधारित दोबारा पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, यह प्रावधान किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? यह सभी लोग जानते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार जो 1909 का ये जो अधिनियम था, इसी में मुसलमानों के लिए अलग एक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी इसमें, यानी सांप्रदायिक आधार पर यहाँ पे प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे ये पहला है भारत परिषद अधिनियम 1861, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1909, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए संघीय न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो 1935 के अधिनियम में की गई थी। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसी में मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में की गई थी। वो सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है। वो केवल उन क्षेत्रों के लिए था जिन क्षेत्रों पे ब्रिटिशर्स का कंपनी के द्वारा शासन चल रहा था। ठीक है, जो कंपनी के अधिकार क्षेत्र में जो भी क्षेत्र थे उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अभी क्या है, ये संघीय फेडरल यहाँ पे कोर्ट की बात की जा रही है। 1935 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि जो अंग्रेजों द्वारा शासित प्रदेश और जो भारतीय जो राजा थे, जो प्रिंसी स्टेट थे वो, और इसके अलावा भी जो रियासतें थी, इन सबको मिला के जब एक संघ बनेगा तो उन संघ के लिए जो संघीय न्यायालय की व्यवस्था वो 1935 के अधिनियम में की गई थी। ठीक, तो इसको आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसका सही आंसर है लास्ट डी पार्ट। ठीक है, तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। फिर अगले सीरीज में हम लोग मिलेंगे 10 और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।